हेलो स्टूडेंट। देखो, लास्ट लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे, जिसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसके बाद हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और इसके बाद पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ये हम पढ़ चुके हैं। देखो, अभी लॉ ऑफ एडिशन के बेसिस पर ही कुछ क्वेश्चन सोल्व करना देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे उसको। लिखो, find out minimum number of find out minimum number of find out minimum number of vector required minimum number of vector required to make zero resultant in the following conditions, जीरो रिजल्टेंट इन द फॉलोइंग कंडीशंस, जिसमें से पहली कंडीशन के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। पहली कंडीशन है कि वेक्टर जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हैं, मतलब जितने भी वेक्टर तुम ले रहे हो वो सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और हमें उनका जीरो रिजल्टेंट बनाना है। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पूछा है। देखो, ऐसे तो नंबर तो ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं वेक्टर जीरो रिजल्टेंट निकालने के लिए, लेकिन मिनिमम कितने वेक्टर रिक्वायर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं एक वेक्टर ये है, हमें दूसरा वेक्टर लेना। देखो, मिनिमम में हम शुरुआत करेंगे। देखो, एक से तो हो नहीं सकता, एक वेक्टर जीरो रिजल्टेंट कैसे बनाएगा, नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का है। तो मिनिमम के लिए देखो, ये मैग्नीट्यूड कुछ है, एक वेक्टर है। अब हमें दूसरा वेक्टर एक लेना है जो मैग्नीट्यूड जो है इसी के इक्वल है, डायरेक्शन हम चाहे उधर ले सकते हैं। तो देखो, जीरो रिजल्टेंट करना है तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन जो है हम कुछ ऐसा वेक्टर लेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट है, मतलब दोनों को ऐड जब करोगे तो रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। इसका मतलब यदि इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर जो रिजल्टेंट जीरो बनाने के लिए चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट 2 होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, अपोजिट। ये तो पहली कंडीशन थी। अब दूसरे देखते हैं। वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इस बार हमें वेक्टर लेने हैं, लेकिन वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब देखो, पहले एक हमने ये वेक्टर लिया, अब एक दूसरा वेक्टर ले रहे हैं जो इसके मैग्नीट्यूड से डिफरेंट मैग्नीट्यूड रखता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। यदि हम उससे इसको कैंसिल करना चाहें तो हम जानते हैं कैंसिल नहीं कर सकते। इसको यदि पूरा कैंसिल करना है तो इतने ही मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर होना चाहिए जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तब जाके ये कैंसिल होगा। अब डायरेक्शन तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन इसने कंडीशन दे दी मैग्नीट्यूड दोनों के अलग अलग हैं। तो यदि मैं दूसरा एक वेक्टर लेता हूं जो इससे कम मैग्नीट्यूड में है, मान लो, तो इसको पूरा कैंसिल नहीं कर सकता। इसमें कुछ ना कुछ एक वेक्टर इधर बच ही जाएगा। दोनों को ऐड करने में, ऐड करेंगे तो देखो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये मैग्नीट्यूड इनके सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फिर भी कुछ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बच जाएगा। जैसे एग्जांपल के कहूं, इधर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर मैं लगा रहा हूं 6 न्यूटन फोर्स, तो 10 इधर है 6 इधर है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स है वो 4 न्यूटन इधर आएगा ही आएगा। अब हमें इसको जीरो रिजल्टेंट बनाना तो 2 से काम नहीं चलेगा, एक तीसरा वेक्टर और लेना पड़ेगा। तो देखो, वो पक्का है, हमें कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों फोर्स जो है मिलकर के इसको कैंसिल कर दे। जैसे ये 10 न्यूटन का था,
ये 4 का था, ये 6 का लगाया, 6 4 10 मिलकर के इसको कैंसिल कर दिया। तो देखो 6 न्यूटन, 4 न्यूटन और 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं और इनका रिजल्टेंट भी क्या आ रहा है, 0। और भी कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मान लो इसके अपोजिट नहीं था, कुछ ऐसे था, मुझे नहीं पता कितने अलग मैग्नीट्यूड का हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे था, ये है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इन दोनों के बीच में आएगा बेटा, कुछ इस साइड में ऐसे, इन दोनों का। तो हमें जो तीसरा वेक्टर चाहिएगा वो ये जो रिजल्टेंट आया इसके अपोजिट साइड में लगाएंगे और इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल लगा देंगे, तो ये रिजल्टेंट क्या बन जाएंगे, 0। तो ये मान लो F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है और ये F3 फोर्स है, तीनों का रिजल्टेंट मिलके क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यदि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर जो रिक्वायर्ड होंगे वो 3 होंगे, 2 से कम नहीं चल सकता। दो फोर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड के 0 रिजल्टेंट रख ही नहीं सकते। तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 3 वेक्टर। और इसमें देखो ये 3 वेक्टर जो है, ध्यान से देखो, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ये वेक्टर होना चाहिए। इससे अलग प्लेन में वेक्टर हुआ तो रिजल्टेंट 0 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के प्लेन में ही आएगा बेटा। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, देखो इन दोनों से बनने वाला प्लेन ये बोर्ड वाला प्लेन हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी प्लेन में होगा। तो कैंसिल करना है तो इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा, मतलब इसी प्लेन में लगाना पड़ेगा, किसी दूसरे प्लेन में नहीं ले सकते। इसका मतलब तीनों जो हैं वो कोप्लेनर वेक्टर होना चाहिए। ऑल 3 should be कोप्लेनर वेक्टर। मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं, देखो यहाँ एक कंडीशन और निकल के आ गई, 3 तो रिक्वायर होंगे तो वो तीनों कोप्लेनर होने चाहिए। यदि वो कोप्लेनर नहीं होंगे तो 3 से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन हमें पूछा है मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो हम कहेंगे 3। लेकिन इसने स्पेसिफाई कर दिया जाए थर्ड कंडीशन में, अनइक्वल, उसने बोल दिया अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड नॉन प्लेनर वेक्टर। इस बार इसने कहा कि एक प्लेन में भी नहीं है, सारे वेक्टर एक प्लेन में नहीं हो सकते। इसका मतलब जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के तो 3 चाहिए और 3 को तो तीनों प्लेन में होने चाहिए, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। लेकिन तीनों प्लेन में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे है, एक ऐसे है, और जो तीसरा फोर्स है वो सपोज ऐसे किसी एंगल पे है। तो ध्यान से देखो, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा इसी प्लेन में आएगा, कुछ इस साइड में ऐसे, दोनों के बीच में कुछ, और ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का तो इसकी तरफ झुक जाएगा, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड का तो इसकी तरफ झुक जाएगा, लेकिन आएगा कुछ इस रीजन के अंदर ये रिजल्टेंट। मतलब इन दोनों को हटा के ये फोर्स लगा सकता हूँ। अब जो तीसरा फोर्स है वो इस प्लेन से ही बाहर है ऐसे। अब देखो ये दोनों मिलके क्या रिजल्टेंट 0 दे सकते हैं? ये दोनों तो रिजल्टेंट 0 तब देते जब इसने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट में फोर्स लगता और बिल्कुल इसी प्लेन में होता वो। लेकिन ऐसा नहीं है, इस प्लेन से बाहर है। मतलब यदि मैं कहूं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर तीनों मिलकर के रिजल्टेंट 0 दे ही नहीं सकते। यदि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता यदि वो अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं। तो अब देखो रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब हमें एक चौथे वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी जो इसके रिजल्टेंट को 0 बना सकता है। वो कैसे? ये और जो इन दोनों का रिजल्टेंट था उन दोनों, अब जो इसका रिजल्टेंट और इसके जो दोनों को ऐड करोगे तो ऐसा कुछ फोर्स निकल के आ जाएगा, उसके अपोजिट लगा देंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हमें जो इस बार वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो इसका आंसर आ जाएगा 4 वेक्टर। तो इक्वल मैग्नीट्यूड की सिर्फ कंडीशन यही है कि इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। वो बोलते कि नहीं इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये नहीं भी बोलता कि इक्वल मैग्नीट्यूड, नहीं बोलता, सिर्फ बोलता कोई कंडीशन नहीं है, बताओ मिनिमम कितने चाहिए 0 रिक्वायरमेंट के लिए, तो हम कहेंगे कि 2 वेक्टर चाहिए। एक इधर लगाएंगे तो एक नहीं मैग्नीट्यूड का इसके अपोजिट लगा देंगे। फिर तो उसने दूसरा कंडीशन दे दी कि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकते, इस बार अनइक्वल मैग्नीट्यूड रहेंगे, तो हम कहेंगे 2 से काम नहीं चलेगा, इस बार तो 3 वेक्टर हमें चाहिए और तीनों कोप्लेनर होने चाहिए। फिर उसने अगली कंडीशन दे दी नहीं मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है और कोप्लेनर भी नहीं है। अब बताओ, तो यदि नॉन प्लेनर है इसका मतलब उनमें हमें 4 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी 0 बनाने के लिए। तो ये डिफरेंट कंडीशन में रिजल्टेंट 0 बनाने की बात कर रहे थे। इसको
स्क्रीन को पॉज करो और इसको कंप्लीट नोट करो। दिख रहा होगा बेटा? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और तीनों का जो वेक्टर एडिशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये नल वेक्टर है, इसने बोला है। और ये भी कह रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उसको सिंपल ए से लिख रहा हूं, इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ सी, मतलब तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो पूछा है फाइंड पहला एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये क्वेश्चन पूछ लिए। अब देखो कैसे करते हैं। तीन वेक्टर को ऐड करने पे रिजल्टेंट 0 आ रहा है। तो देखो लो पॉलीगन क्या कहता है कि यदि सभी को ऐड करने पे इक्वल में नल वेक्टर दे रखा है, इसका मतलब पक्का है वो सारे वेक्टर मिलकर के एक क्लोज पॉलीगन बनाएंगे। यदि सभी का रिजल्टेंट 0 के इक्वल है, इसका मतलब वो सारे मिलकर क्या बनाएंगे? क्लोज पॉलीगन बनाएंगे। मतलब ए, बी और सी तीनों मिलकर एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है कि ए, बी, सी इक्वल भी है। इसका मतलब जो ए है वो बेटा उसके जो पॉलीगन जो बनेगा उसकी साइड लेंथ है, एक साइड लेंथ, बी दूसरी साइड लेंथ, सी तीसरी साइड लेंथ। तो तीन वेक्टर मिलकर के यदि एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, तो बताओ तीन वेक्टर से क्या कौन सा पॉलीगन बनेगा? पक्का है 3 साइड वाला बनेगा। इसका मतलब वो एक क्या होगा? ट्राइंगल होगा। तो इससे हमने एक पता कर लिया कि एक ट्राइंगल बनाएंगे, ए, बी, सी तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बनाएंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन थी कि ए, बी और सी इक्वल है। इसका मतलब तीनों की जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो ट्राइंगल है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि तीनों मैग्नीट्यूड साइड लेंथ जो है वो क्या है? इक्वल। तो हम इन दोनों कंडीशन से सीधा देखो हम एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना देंगे। फिर से बताता हूं बेटा, ये तीनों मिलकर के नल वेक्टर दे रहे हैं, मतलब एक क्लोज पॉलीगन बनेगा। जितने भी वेक्टर, नंबर ऑफ वेक्टर यदि मिलकर के एक रिजल्टेंट 0 दे रहे हैं तो वो एक पॉलीगन बनेगा। यदि तीन वेक्टर मिलकर दे रहे हैं रिजल्टेंट 0 तो ट्राइंगल बनेगा। चार हैं तो एक रेक्टेंगुलर शेप का बन जाएगा। इक्वल मैग्नीट्यूड के अलग अलग हो सकता है लेंथ, या उसके बाद 5 है तो पेंटागन बन जाएगा, 6 है तो हेक्सागन बन जाएगा। ऐसे अलग अलग पॉलीगन बन सकता है। तो देखो ये आ गया ट्राइंगल बन गया। अब इसमें तीनों को वेक्टर साइन से दिखाना है। तो इसने कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मतलब तीनों को ऐड किया है तो ये सेम सीक्वेंस में होने चाहिए। ये ऐसे है तो दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे, इस टाइप से। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि तीनों प्लस साइन के साथ है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है सेम रही होगी। यदि यहाँ माइनस होता, इसका मतलब बी को अपोजिट सीक्वेंस में लगाते तो इसको इधर की तरफ लगा देते। लेकिन इसने कहा है कि ऐसा है तो हम ऐसा ही बना देंगे। और इसने कहा कि ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ इक्वल है तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में हम जानते हैं कि ये जो इंटरनल एंगल होते हैं ये 60 डिग्री के होते हैं। इसको मैं बोल देता हूं ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। ध्यान रखना दोनों टेल एक साथ हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल हम एंगल बिटवीन वेक्टर बोलते हैं। लेकिन क्या दोनों की टेल एक साथ हैं? ये टेल यहाँ है और इसकी टेल यहाँ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर देंगे ऐसे इस साइड में। तो एक वेक्टर ये आएगा और एक वेक्टर ये आएगा, तो ये जो आउटर जो एंगल आएगा ये एंगल बिटवीन वेक्टर आ जाएगा ए एंड बी। तो ये है इस साइड से, तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल ये आ जाएगा 120 डिग्री का। इसका मतलब इसका जो आंसर निकल के आएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। बोला आ जाएगा नहीं। ऐसे बी वेक्टर और सी वेक्टर में एंगल पूछा है तो ये है बी वेक्टर बेटा, बी वेक्टर को इधर एक्सटेंड किया और ये सी वेक्टर है तो ये भी आ जाएगा एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 120 डिग्री। और बी और सी
ये बी और सी हो गया। इसके बाद इसने पूछा था ए और सी के बीच में, तो देखो ए ऐसे है, इसको भी ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये भी एंगल आ जाएगा 120। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 120 डिग्री। तो एक बार ये ट्रायंगल बन गया, इनकी एरो बन गई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा देखो एक सिमिलर एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार इसने दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर है, फिर से बोल दिया। तो इस इक्वेशन को देख के मैं तुरंत बोल सकता हूं कि ट्रायंगल बनेगा। मुझे नहीं पता कि वो ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, या फिर अनइक्वल साइड लेंथ का होगा, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि एक ट्रायंगल बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देखो कैसा भी ट्रायंगल बन सकता है। तो अब देखो दूसरी कंडीशन इसने दी है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6 मीटर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8 मीटर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर। इसने ये दिया है और पूछा है फाइंड, वापस से वही सब बात है। पहला पॉइंट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा पॉइंट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीसरा पॉइंट एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये सब बातें पूछ रही। तो देखो 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर को ध्यान से देखो और एक कुछ रिजल्ट निकल रहा होगा शायद। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर के इक्वल है। ए स्क्वायर देखो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ये हो जाएगा 36 और 64 100, तो इधर भी 100 आएगा, मतलब ये है। और ये किसकी कंडीशन होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो ये हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अभी नहीं पता कि कौन सा ए वेक्टर है, कौन सा बी वेक्टर है, कौन सा सी वेक्टर है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें देखो सबसे बड़ी लेंथ जो है ये है 10 मीटर, तो ये होगा 10 मीटर, मतलब ये सी वेक्टर होगा। अब इनमें से किसी को भी एक को ए बोल दो और किसी को भी एक को बी बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने इसको ए वेक्टर बोल दिया, इसको बी वेक्टर बोल दिया। अब एरो का ध्यान देना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एडिशन 0 है, तो देखो ए वेक्टर यहाँ टेल मान लेते हैं, यहाँ इसका हेड मान लेते हैं। ये ए वेक्टर एक वेक्टर की डायरेक्शन मान ली, तो बी पक्का इधर रहा होगा, टेल और हेड हो गया देखो सेम सीक्वेंस में, और सी पक्का इधर रहा होगा। तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब बस ये पता चल ही चुका है हमें कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। ये जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। अब देखो इसकी जो लेंथ है बी का मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है ये है 8 मीटर, ये जो लेंथ है ये है 6 मीटर और ये लेंथ जो है ये है 10 मीटर। तो हम चलो ये एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, इसको थीटा बोल देते हैं। तो हम कहेंगे tan थीटा, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 6/8 मीन्स 3/4। ये तो देखा हुआ एंगल है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये होता है बेटा 37 डिग्री, तो इसका मतलब थीटा जो है वो 37 डिग्री आ गया। लेकिन पूछा था हमें एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए ये है और बी ये है, तो इसको एक्सटेंड करोगे क्योंकि टेल दोनों के एक साथ नहीं है, तो इधर आगे एक्सटेंड कर दोगे इसको, तो ये जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री आएगा। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दूसरा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये है 37, तो ये हो जाएगा 53। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर तो ऐसे हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया 53। तो ये जो एंगल है ये आ जाएगा सी वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल, ये आएगा 180 माइनस 53, ये आ जाएगा 50 माइनस करेंगे तो ये 130 और 127। ऐसे ही एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये बी है और ये सी है, तो ये भी देखो 180 माइनस 37 आ जाएगा। तो 180, 150, 150, 143 ये एंगल आ जाएंगे। तो देखो कुछ ना कुछ दूसरी ऐसी कंडीशन मिल जाएगी जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो ट्रायंगल कैसा रहा होगा।
और ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंडीशन ऐसी मिले ही ना जिसमें ना तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा हो ना वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, तो क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। पहले इसको पोज करो स्क्रीन को और इसको नोट करो। नोट कर लिया होगा बेटा? इसके बाद नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें उसने दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। या एक काम करो, इस बार ऐसे दे दिया लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, मान लो ऐसे दे दिया। और ये भी दे दिया कि ए इज इक्वल टू 2 मीटर, बी इज इक्वल टू 3 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 4 मीटर, ये भी दे रखा है। देन फाइंड पहला एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दूसरा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये पूछ दी। तो अब कैसे सोल्व करें? देखो 2, 3 और 4 ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अब कुछ नहीं कर सकते कि कैसा ट्रायंगल है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमें बता रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू है सी वेक्टर। बोलो है नहीं? दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? दो वेक्टर को इक्वल कब बोला जा सकता है? मैंने बताया था इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन में, दो वेक्टर इक्वल तब हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन इक्वल हो। इसका मतलब ये दोनों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक वेक्टर बन गया और एक वेक्टर बन गया सी वेक्टर, तो ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो यहां से कहो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। और ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या निकल के आएगा? यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा ए बी। ये जो थीटा है बेटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसलिए मैंने लिख दिया कोस थीटा ए बी, क्योंकि ये जो थीटा है वो एंगल होगा जिन दो का रिजल्टेंट हम निकालने चाह रहे हैं उनके बीच में एंगल। तो देखो थीटा ए बी, इसका रूट इज इक्वल टू यह आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी, जो कि सी है सिंपल। सी का जो मैग्नीट्यूड है ये तो सिंपल सी है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा ए बी इज इक्वल टू सी। तो यहां से कोस थीटा ए बी निकाल लो, तो ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा बेटा 2 और बी हो जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 कोस थीटा ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16, उधर से ए स्क्वायर आएगा तो -4, बी स्क्वायर आएगा तो -9। इसका मतलब कोस थीटा ए बी जो बचेगा ये बच जाएगा 9 4 13, 13 16 माइनस 13 3 डिवाइड बाई, देखो 3 4 इंटू 3 ऐसे लिख देता हूँ, 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4। तो थीटा ए बी जो आएगा ये आ जाएगा कोस इनवर्स 1/4, कोस इनवर्स में आएगा। एंगल ऐसा कोई वैल्यू हमें नहीं पता किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो हम इसका आंसर कोस इनवर्स में दे देते हैं। मैंने बताया था कि यदि कोस थीटा इतने के बराबर है तो कोस को इधर जाएंगे तो कोस इनवर्स बन जाएगा। जैसे 1/2 होता तो मैं जानता हूं कि कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, उसकी वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है, तो मैं इसको कह देता 60 डिग्री है। लेकिन 1/4 कब होती है मुझे नहीं पता, तो फिर मैं उसको सिंपल कोस इनवर्स लिख दूंगा। तो ये पहले का आंसर आ गया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब सेकेंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब इसके लिए क्या करें?
यहाँ से तो ए और वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल तो इसलिए पता चल गया क्योंकि यहाँ ए और बी इधर है और सी इधर है, तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड हमने किया तो अपने आप इन दोनों के बीच का एंगल आ गया। लेकिन अब ए और सी का एंगल कैसे निकाले, वो तो एक साथ नहीं है। कोई बात नहीं है तो बना दो। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, तो जिन दो के बीच का एंगल निकालना है उन दोनों को एक साइड में कर दो और दूसरे को अलग साइड में कर दो। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब दोनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएंगे, तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यदि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसके स्क्वायर भी इक्वल रहेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। और इसका जो स्क्वायर है ये आएगा ए स्क्वायर, देखो सब्ट्रैक्शन है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस ऑफ थीटा ac इज इक्वल टू, देखो मैग्नीट्यूड में प्लस बी का है या माइनस बी का है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड तो बेटा उनको पॉजिटिव साइन बनाना है, तो ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 2ac, a इंटू सी आ जाएगा 4 इंटू 2 8 कोस थीटा ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा 9। तो ये हो गया बेटा, ये इधर जाएंगे तो ये 4 माइनस होगा 9 माइनस 4 ये बच जाएगा 5 और ये 5 और ये आएगा माइनस 16, तो ये बनेगा माइनस ये 8 इंटू 2 16 कोस थीटा ac इज इक्वल टू माइनस ये 5 था तो 20 है ना, तो ये 11 हो जाएगा माइनस 11, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा ac जो आएगा वो आएगा कोस इनवर्स 11/16 कोस इनवर्स 11/16। तो ऐसे हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमें बी और सी का एंगल निकालना होता तो मैं इस सी को इधर ले जाता और ए को इधर ले जाता फिर सोल्व कर लेता। तो यदि मैग्नीट्यूड दे रखे तो बड़ा इजीली हम यहाँ से ऐसे सोल्व करके इनके एंगल और एंगल निकाल सकते हैं अलग अलग वेक्टर के बीच में। तो इसको नोट कर लो बेटा, स्क्रीन को पॉज करो और इसको कंप्लीट नोट कर लो। कर लिया होगा बेटा? इसके बाद देखो और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे है, गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब दो वेक्टर का जो एडिशन है वो उनके सब्ट्रैक्शन, एडिशन का मैग्नीट्यूड मतलब उनका रिजल्टेंट और उनका डिफरेंस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। देन which of the following option are correct। ऑप्शन दूंगा मैं, उसमें छांटना है कि कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर may be 0। B, magnitude of B vector may be 0। C, magnitude of B vector must be 0। and option D, angle between A vector and B vector may be 90 degree।
एक ऑप्शन और ले लेते हैं, चलो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी 90 डिग्री। चलो इसको हटा, वैसे रहने दो, अब लिख दिया। चलो 5 ऑप्शन है, वैसे 4 ही होते हैं, कोई नहीं। इसमें से सेलेक्ट करना है अपने को, और एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं। हमें कंडीशन ये दे दी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हम कहेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बोथ साइड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब देखो स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, वेट थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। लेकिन ये थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का नहीं बेटा, ये भी एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर का होता है। मैंने बताया था कि चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एंगल जो हम है वो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कर लेंगे। एडिशन में यहाँ प्लस आएगा, सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस आएगा। देखो हमने पाई माइनस थीटा किया था एंगल को, ये आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, बी स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से ये आ जाएगा 2ab कोस थीटा माइनस 2ab कोस थीटा, तो ये उधर जाके बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ab कोस थीटा इज इक्वल टू 0। बेटा जब ये 2ab कोस थीटा और ये माइनस 2ab कोस थीटा हो तो 2ab से 2ab मत कैंसिल करना, ऐसे इसको एक तरफ लेके जाओ, 4ab कोस थीटा इक्वल टू 0। बेटा कैंसिल करने का मतलब ये भी निकलता है, देखो यहां तक तो एडिशन में थे, तब तक तो चलो सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हो गए, लेकिन इसको इधर लेके जाएंगे, प्रॉपर ऐसे करेंगे। ऐसे कैंसिल करने में कुछ डाटा मिस हो सकता है, ये मैथमेटिक्स में सिखाया भी जाता है तुम्हें। तो ये आ गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। यहां पे क्या 4 0 हो सकता है कभी? नहीं, 4 0 नहीं हो सकता। एक a 0 हो जाए, दूसरा b 0 हो जाए, तीसरा cos थीटा 0 हो जाए, मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाए। कोस थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, थीटा 90 डिग्री हो गया। मतलब ये इक्वेशन सही होने के लिए जरूरी है कि इन तीनों में से एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, या तो a 0 हो, या b 0 हो, या थीटा 90 हो। सारे भी हो सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 होना ही होना चाहिए। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अब देखो आंसर कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है a मैग्नीट्यूड ऑफ a में बी 0, a 0 हो सकता है, बिल्कुल सही बात। यदि ये इक्वेशन है तो a 0 हो सकता है इसमें, बिल्कुल ये आंसर टिक करेंगे। दूसरा कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ b में बी 0, ये भी सही है। लेकिन तीसरा देखो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b मस्ट बी 0, मैग्नीट्यूड ऑफ b मस्ट बी 0, ये कह रहा है कि होना ही पड़ेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं हो, ये जो हमने डाटा दिया ये सही नहीं है। कैसा है देखो, इन तीनों में से एक 0 होना चाहिए। यदि मान लो a 0 है तो b 0 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऑप्शन क्या कर रहा है, b मस्ट बी 0, जो कि सही नहीं है, तो इसको आंसर टिक नहीं करेंगे। मे भी बोलता तो ठीक है, लेकिन मस्ट भी बोला है, इसके बिना भी काम चल सकता है, b 0 ना हो तो भी आंसर हम कह सकते हैं कि a 0 हो सकता है या थीटा 90 हो सकता है, तो ये ऑप्शन हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मे बी 90 डिग्री, ये कह रहा है कि मे बी 90 डिग्री हो, बिल्कुल हो सकता है, मे भी बोला है तो ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट जो ऑप्शन लिया इसने वो कहा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी 90 डिग्री, जो कि फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि थीटा 90 ही हो, नहीं हो तो भी काम चल सकता है। तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मे बी और मस्ट बी में डिफरेंस करना हमें अच्छे से आना चाहिए। इसको नोट कर लो, स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो बेटा। कर लिया होगा बेटा नोट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस डालते हैं हम यहाँ पे।
वो क्या है, इसने दिया है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये इसने कहा है। इस बार मैग्नीट्यूड नहीं कहा इसने कहा कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, वेक्टर ही इक्वल है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, दोनों में अलग अलग बातें बेटा। मैग्नीट्यूड इक्वल होना मतलब डायरेक्शन इक्वल हो या ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन वेक्टर इक्वल होना उसके लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। फिर इन ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। फिर से वही क्वेश्चन है, देखो इस बार कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखो हम कहेंगे दो वेक्टर इक्वल हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहां हिंट लिख देते हैं, इफ टू वेक्टर्स are equal then their magnitude will be equal and their direction will also be same। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होने ही होने चाहिए, साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां मैग्नीट्यूड हमने इक्वल कर दिया। अब इन तीन कंडीशन आई फिर से a0 b0 θ90, ये पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड से आई है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इन कंडीशंस के लिए क्या डायरेक्शन उनकी इक्वल होगी। तो देखो जैसे पहली कंडीशन चेक करते हैं, ये कह रहा है कि a का मैग्नीट्यूड 0, मतलब a एक नल वेक्टर है, नल वेक्टर है तो इनको हटा दो। जब a को 0 रखेंगे तो यहां से आएगा बेटा b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b वेक्टर। इसने कहा a 0 है तो b वेक्टर तो माइनस b वेक्टर के इक्वल हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यही कह रहा है कि a 0 है, केवल a 0, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, उस केस में ये सही आंसर नहीं देगा। दूसरा कह रहा है b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, इस केस में बेटा b जब 0 है तो उस केस में देखो यहां से आएगा a इज इक्वल टू a, b 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू a, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, a वेक्टर तो a वेक्टर के इक्वल ही होगा, तो ये ऑलवेज ट्रू है। एक है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 देखो मतलब ऐसा कुछ है बेटा कि ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, दोनों में एंगल 90 डिग्री रख दिया हमने, तो a प्लस b वेक्टर ये आएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और a वेक्टर माइनस b वेक्टर के लिए बेटा माइनस b बनाना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा ये वाला वेक्टर बेटा a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब बताओ क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं बेटा? देखो मैग्नीट्यूड तो इक्वल होंगे इनके, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है बेटा। इक्वल वेक्टर कब बोलते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो। तो थीटा 90 बना करके हम कभी भी इनको थीटा 90 बना के कभी भी इनको जो है हम एक दूसरे के इक्वल नहीं बना सकते। इसने बोला है कि क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि ये दिया है कि ए बी दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, दोनों एक साथ 0 हो गए बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो फिर तो क्वेश्चन ही क्या बच गया, नल वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, तो ये तो मीनिंगलेस क्वेश्चन है। इनमें से एक 0 ले सकते हैं लेकिन दोनों को एक साथ 0 नहीं लेना है। तो देखो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कभी भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं कर पाएगा थीटा 90 के केस में, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी बच गई कि सिर्फ बी 0 होना चाहिए, और हमें पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तभी हो सकता है जब बी एक नल वेक्टर हो, तो बी नल वेक्टर होगा तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। तो इस केस में देखो ये कह रहा है ए वेक्टर में भी 0 नहीं बेटा, बी वेक्टर में भी 0, बी वेक्टर जो है में भी 0, यदि हमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन सेट करना है, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट,
इस बार ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है, तो इस केस में हम कहेंगे कि बी मस्ट बी जीरो आंसर चूज करें, कि बी को जरूरी है कि जीरो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बी मस्ट बी जीरो होना चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन देखो देखने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनके आंसर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसको स्क्रीन को पोस्ट करके वापस से इसको कंप्लीट दोबारा से नोट करना है बेटा, इसको उसी में नहीं लिखना है, नोट करो। लिख जाओ बेटा। हाँ बेटा, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखो, if sum of the magnitude of two vectors, if sum of the magnitude of two vectors, sum of the magnitudes of the two vectors is 16 unit, is 16 units, and their resultant has a magnitude 8 unit. The resultant has a magnitude 8 units, and given that this resultant is perpendicular to the smaller vector, then find their magnitude, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से लिखते हैं। इसने कहा है कि सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, मतलब सिंपल स्केलर एडिशन करना है मैग्नीट्यूड का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 16 यूनिट। दूसरा दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड ये 8 यूनिट दिया। देखो दोनों में अलग अलग बातें है बेटा, ये ऐसे एडिशन 16 है और ये मैग्नीट्यूड है उसका रिजल्टेंट का, ये 8 है। और एक और दे रखा है कि रिजल्टेंट और बी वेक्टर रिजल्टेंट और एक वेक्टर, इन दोनों में से जो छोटा वेक्टर है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाली चीज यही है कि उसने एक एंगल दे दिया। तो देखो एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक उसका रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो तीनों वेक्टर मिलकर के तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्राइंगल। और इसने कहा कि रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब वो ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये चीज ऑब्जर्व करने की है कि उसने एक एंगल 90 डिग्री दे दिया। तो अब यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये अभी मुझे नहीं पता कि कौन ए वेक्टर है, कौन बी वेक्टर है, कौन रिजल्टेंट है, लेकिन 90 डिग्री है एक एंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री बोल दिया। फिर इसने बोला है कि देखो 90 एंगल है किसके बीच में? 90 डिग्री जो एंगल है बेटा वो इसने कहा कि रिजल्टेंट और एक छोटे वेक्टर के बीच में है। तो इन दोनों में से एक तो रिजल्टेंट होगा और एक छोटा वेक्टर होगा। तो मैंने कहा सपोज ये रिजल्टेंट है, आर वेक्टर है, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, मान लिया रिजल्टेंट है। और इसको छोटा वेक्टर में बोल देता हूं, ए को बोल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। छोटा वेक्टर मैंने ए को बोल दिया, ये ए वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, तो ये पक्का बी वेक्टर बच जाएगा बेटा। और देखो ए वेक्टर छोटा भी होगा क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है इस बेस से तो क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये छोटा वेक्टर है। तो अब डायरेक्शन बनानी है हमें। डायरेक्शन कुछ ऐसे सेलेक्ट करनी है जिससे रिजल्टेंट वेक्टर ये बन जाए। यदि मैं रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को ये बोल देता हूं, इस डायरेक्शन में है, तो अब देखो ए और बी की डायरेक्शन कुछ ऐसी रही होगी कि रिजल्टेंट ऐसे बने।
तो हम टेल हेड अरेंजमेंट में ए और बी को लगाएंगे। तो देखो यहाँ से ए तो ये इधर गया और यहाँ से बी इधर गया, तो देखो ए और बी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ये आ गया। तो ये हमारा अपने आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हमने एक ट्रायंगल बना दिया जिसमें वेक्टर भी डिनोट कर दिया। इसके अलावा देखो इतना करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने चलो कर दिया। इसके बाद देखो ये जो है ये साइड लेंथ मैंने मान लिया लेट a इज इक्वल टू एक्स, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी इसकी, मैंने मान लिया x है। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा बेटा, b जो है देखो a प्लस b दोनों का सम 16 है, a को x मान लिया तो b कितना हो जाएगा 16 माइनस x। ये जो लेंथ है ये कितना दे रखा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो मुझे दे रखा है 8 यूनिट। तो अब देखो एक हम राइट एंगल ट्राइंगल में इसकी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये आएगी x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस x का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256। कर लेते हैं, टू 256 आ रहा है, 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab जो कि बन जाएगा 32x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 32x इज इक्वल टू 256 माइनस 64। तो देखो 56 तो ये हो जाएगा और इसके बाद बचेगा 448, तो ये 192 आ जाएगा। तो x यहां से आ जाएगा 192 अपॉन 32, कितना 8 आएगा। करके देखते हैं, सिक्स यूनिट, ये आ गया 6 यूनिट आ जाएगा। तो x 6 यूनिट आ गया, इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ a है वो आ गया 6 यूनिट और मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो आएगा, दोनों का सम जो है वो 16 है तो ये 10 यूनिट आ जाएगा। तो देखो दोनों का सम 16 भी हो गया और इन दोनों का रिजल्टेंट 8 आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे उनका ये क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करो कि क्या डाटा हमें ऐसा दिया है जिससे ये क्वेश्चन इजीली हम ये डायग्राम यदि बन गया तो काम बन जाएगा। उसके बाद देखो एंगल भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। देखो एंगल कैसे निकालेंगे, जिसमें पूछा होता कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो ये 8 है, ये आया 6, तो ये 4/3 बन जाएगा, तो ये एंगल 53 आ जाएगा। देखो यदि सोल्व करोगे तो ये जो एंगल है ये 53 आ जाएगा, ये एंगल 37 डिग्री आ जाएगा। सोल्व करोगे देखो ये 8 आया और ये 6 आया, ये tan थीटा बन जाएगा 4/3 जो कि 53 डिग्री पर होता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे है बी ऐसे, तो दोनों में एंगल जो है आउटर एंगल जो होगा तो ये आ जाएगा 180 माइनस 53 डिग्री, तो 127 डिग्री। ऐसे निकालेंगे, ऐसे बोल रहे ए वेक्टर बी वेक्टर और इस रिजल्टेंट में एंगल तो ये 37 डिग्री आ जाएगा। तो बाकी एंगल तो हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो स्क्रीन को पॉज करो बेटा और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। सोल्व कर लिया होगा बेटा। अब देखो बेटा ऐसे ही आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, if resultant of two vectors which are inclined at an angle 150 degree from each other, comma is 10 kg weight, ऐसे लिखते हैं 10 kg weight।
बेटा न्यूटन को ही बोलने का तरीका है, केजी मास है तो केजी वेट में कन्वर्ट किया तो ये फोर्स है एक प्रकार से, तो ये 10 केजी वेट मतलब न्यूटन ही है एक प्रकार से। तो इसका मतलब इसने कहा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो 10 केजी वेट है और दोनों वेक्टर एक दूसरे से 150 डिग्री पर हैं। ठीक है, आगे लिखो, एंड resultant is perpendicular to the resultant is perpendicular to the one of these vector, perpendicular to the one of these vector. Then find magnitude of these two vectors. Then find magnitude of these two vectors. तो देखो इस बार बेटा इसने कहा कि एक एंगल दे दिया 150 डिग्री और रिजल्टेंट बना दिया, और इसने ये भी कहा है कि जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है एक वेक्टर के। तो देखो परपेंडिकुलर सुनते ही हमारे दिमाग में आ गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ये लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, इसमें से एक रिजल्टेंट है, इसको रिजल्टेंट बोल दिया मैंने R, जो कि बन जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। और इसमें बेटा एक वेक्टर है ये, इसको मैं A वेक्टर बोल देता हूं और ये हो जाएगा B वेक्टर। अब देखो A और B की एरो मैंने ऐसे इसलिए बना दिया क्योंकि इन दोनों वेक्टर का बीच का जो ये एंगल है ये हमें दिया है 150 डिग्री। देखो A वेक्टर का एंगल इधर से लेंगे, एरो इधर है तो उधर जाएगा, और ये B वेक्टर, तो ये जो एंगल है आउटर एंगल A और B के बीच का एंगल हो जाएगा 150, तो ये आ गया 30 डिग्री, ये रिजल्टेंट आ गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर का। ठीक है, 90 डिग्री ये एंगल था। तो इस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और देना चाहिए इस क्वेश्चन में, ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि एक एंगल दिया है, इससे रेशियो निकाल सकते हैं हम, इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया है, तो ये रहा 10 केजी वेट, 10 केजी वेट। देखो इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 केजी वेट दे रखा था। तो अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 10 अपॉन बेस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा 1030 होगा 1/√3, ये आ जाएगा 10√3 केजी वेट। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है तो यहाँ पे सपोज साइन थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर, साइन 30 है थीटा तो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बन जाएगा 10 अपॉन हाइपोटेनस बन जाएगा b, तो b विल बी इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा 1/2, दिस विल बी इक्वल टू 20 केजी वेट। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ b आ जाएगा। तो देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करोगे तो मिलेंगे, बस इन्हीं को थोड़ा थोड़ा घुमाएगा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो इस टाइप से हम मैग्नीट्यूड, एंगल वगैरह ये सब सोल्व करके निकाल सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और भी बातें पढ़ेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अभी इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।